हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक सूत्र चैप्टर 18। चैप्टर का नाम है अर्थात त्रिशोथियम अध्याय। जैसा चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में हम 3 टाइप्स की शोध पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं शोध के भेद। त्रय शोथा भवंती वात पित्त श्लेष्म। इसका मतलब है 3 टाइप्स की शोध होती है, वातज, पित्तज और कफज। ये आचार्य चरक कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे, कहीं पे क्वेश्चन आए कि शोध के कितने टाइप्स होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो हमें नंबर याद रखना है, 3 टाइप्स की शोध होती है। आगे हम और भी अलग अलग टाइप्स की शोध देखेंगे, लेकिन नंबरिंग में हमें याद रखना है कि 3 टाइप्स की शोध आचार्य चरक ने हमें बताई है, वातज, पित्तज और कफज। इसके अलावा आचार्य चरक 2 टाइप्स की शोध और बताते हैं, निज और आगंतुज। आचार्य सुश्रुत ने शोध के भेद 6 माने हैं और आचार्य वाग्भट ने 9 माने हैं। ठीक है, अब आगंतुक शोध के कारण देखते हैं। आगंतुक मतलब क्या होता है कि कोई बाहरी रीज़न की वजह से, मतलब कोई बाहर से अगर कुछ चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब बाहर से अगर कुछ इफेक्ट होगा तो वो आगंतुक होता है। और जो निज होता है उसमें पहले दोष प्रकोपित होंगे, मतलब बॉडी के अंदर अगर हमने उल्टे सीधे निदानों का सेवन किया, अगर हमने समझ लो रूक्ष अन्न का सेवन किया, ठीक है, शीत अन्न का सेवन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वात प्रकोपित होगा। तो उसके बाद उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। पहले दोष प्रकोपित होंगे, बाद में सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो वो निज है। और आगंतुक में बाहरी कारण होता है। ठीक है, मतलब बाहर से कुछ होगा। तो बाहर से जो शोथ होगी, आगंतुक शोथ, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कट जाने से, फट जाने से, कहीं पे चोट लग गई, कट गया है, कुछ फट गया है, टूट गया है, मतलब कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, आघात हो गया है, कोई इंजरी हुई है, कांटे चुभ गए हैं। उसके बाद आता है भल्लातक के फूल, फल, रस से अगर स्पर्श हो गया है। तो भल्लातक एक विषैला पौधा होता है, पॉइजनस प्लांट होता है ना। तो भल्लातक का अगर फूल, फल, रस से अगर हमने गलती से टच कर लिया, स्पर्श हो गया हमसे। आत्मगुप्ता, ये भी विषैला होता है। ठीक है, आत्मगुप्ता केवाच का पर्याय है। तो इससे अगर कुछ स्पर्श हो गया, या किसी भी विषैले पत्र, लता, इनसे स्पर्श हो गया। विषैले पत्र मतलब कोई ऐसा प्लांट जो विषैला, उसकी पत्तियाँ या लता, इससे अगर हम गलती से चलते चलते टच हो गया हमसे, या हम उसके कांटेक्ट में आ गए, तो जो शोथ होगी वो आगंतुक शोथ होगी। उसके बाद आता है निज शोथ के कारण। अब निज मतलब इसमें दोष प्रकोपित होंगे। तो अगर किसी ने नमक अधिक खाया है, गर्भ के दबाव से, गर्भ गिर जाने से, मतलब मिसकैरेज हुआ है, अगर प्रसूता का ठीक से उपचार न होने से, मतलब डिलीवरी के बाद अगर ठीक से प्रसूता का उपचार नहीं हो रहा है, कोई रोग हो रहा है, तो इससे, यहाँ संशोधन कर्म ठीक से नहीं हुआ है, स्नेहन नहीं हुआ है, वस्ती कर्म ठीक से नहीं हुआ है, स्वेदन ठीक से नहीं हुआ है, वमन विरेचन, या संशोधन के बाद जो हम संसर्जन क्रम फॉलो करवाते हैं पेशेंट को, वो ठीक से नहीं करवाया, तो ये सारे जो रीजंस होते हैं, ये निज शोथ के कारण होते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे, पहचान कैसे होगी कि कौन सी शोथ निज है और कौन सी आगंतुक है। तो निज वाली शोथ में पहले दोष के लक्षण होंगे और बाद में व्यथा होगी। पहले दोष प्रकोपित होंगे और फिर बाद में उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। और आगंतुक शोथ में क्या होता है, आगंतुक व्यथापूर्वक। आगंतुक में जो व्यथा है, जो सिम्टम्स है, वो पहले दिखाई देंगे, है ना, और दोष बाद में दूषित होंगे। देखो, अल्टीमेटली दूषित तो दोषों को ही होना है, ठीक है, लेकिन निज में पहले होना है और आगंतुक में बाद में होना है। तो जो भी हेतुओं से उत्पन्न लक्षण होंगे वो पहले दिखाई देंगे और बाद में उनका दोषों से संबंध होगा। उसके बाद हम देखेंगे वातज शोथ के कारण। अब अगर वातज शोथ हुई तो सारे वात वाले रीजंस हमको लिखने हैं। शीत, रूक्ष, लघु, विशद भोजन, इनका कोई अति सेवन कर रहा है, उपवास कर रहा है ना, या ज़्यादा पैदल चल रहा है, तो ये सब वात के जो भी रीजंस होते हैं वो सब आपको लिखने हैं। अब इसकी संप्राप्ति क्या होती है, अब इन सब निदानों के सेवन से क्या कुपित होगा, वायु कुपित होगी। वातज निदान फॉलो किए हैं तो वायु कुपित होगी। अब इससे क्या होगा, त्वचा, मांस और रक्त दूषित होगा। ठीक है, क्या दूषित होगा, त्वचा, मांस और रक्त। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्या दूषित होगा, त्वचा, मांस और रक्त। फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा, वातज शोथ उत्पन्न होगी। अब इसके क्या लक्षण है, अब हमें इसमें ध्यान देना है। शीप्रो उत्थान प्रश्मो। शीप्रो उत्थान प्रश्मो मीन्स कि जो वातज शोथ होगी वो जल्दी से उत्पन्न होगी और जल्दी से शांत हो जाएगी। ठीक है, उत्पन्न भी जल्दी होगी और शांत भी जल्दी होगी। उसके बाद अरुण वर्ण की होगी, तो यहाँ त्वचा के समान वर्ण की होगी। वात का लक्षण है चल होगी। चल मतलब जल्दी जल्दी फैलेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलेगी।
स्पंदनशील होगी, स्पंदन उसमें फील होगा, खुरदुरा होगी, कठोर, और जहाँ पर शोथ होगी वहाँ की त्वचा कैसी होगी, रुक्ष होगी। अनेक रूप की वेदनाएं होती हैं वातज शोथ में, अनेक रूप की, मतलब जो पेशेंट है उसको जो पेन होगा वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, जैसे छेदन के समान, भेदन के समान पीड़न, ऐसा लगेगा किसी ने छेद दिया है, कोई काट रहा है वहाँ पे, कोई दबा रहा है, पीड़न। सूची पीड़े मतलब कि सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, वात का मेन लक्षण है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लक्षण आता है पिप्पली का वीर्य। पिप्पली का वीर्य मतलब पेशेंट को ऐसा फील होगा वातज शोथ में कि वहाँ पर जैसे चींटियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चींटियाँ रेंग रही हैं, चल रही हैं, ऐसा फील होता है। उसके बाद सरसप कल्क आवलिप्तम मतलब जो सरसों होता है उसका कल्क किसी ने लेप दिया है, ठीक है। जैसे सरसों का जो कल्क होता है उसको अगर लेप दोगे तो वहाँ पर बहुत जलन होती है, तो वैसी पीड़ा होगी। और चिमचिमाहट भी फील होगी। इसका एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है पीड़िता न्यूनम अंत्याशु। इसका मतलब होता है जो वातज शोथ होगी उसमें नॉन पिटिंग एडिमा होगा। नॉन पिटिंग मतलब जहाँ पर शोथ होती है, स्वेलिंग होती है ना, वहाँ पर अगर हम वहाँ पर प्रेस करेंगे, ठीक है, जहाँ पर पेशेंट को सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, अगर वहाँ पर तुम प्रेस करोगे और हाथ हटा दोगे तो वो स्वेलिंग जल्दी से ऊपर आ जाएगी, ठीक है, मतलब गड्ढा वगैरह नहीं होगा, तुरंत ही ऊपर आ जाएगी, तो दबाने पे शीघ्र ही ऊपर जाती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो वातज शोथ होता है वो दिवा बली होता है और रात में मिट जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है जो दिवा बली है वो कौन सा शोथ है, तो पता होना चाहिए वातज शोथ जो है वो दिवा बली होता है और रात्रि में कम हो जाता है। जो दिवाबली मीन्स दिन में ज़्यादा शोथ होगा, रात में वो शांत हो जाएगा, कम होगा। स्नेहन स्वेदन मर्दन से शांत हो जाता है वातज शोथ। उसके बाद पित्तज शोथ आता है। इसका कारण उष्ण पदार्थों का अगर कोई अति सेवन कर रहा है, तीक्ष्ण पदार्थों का, क्षार का सेवन, कटु, अम्ल, लवण, इन सब रसों का कोई ज़्यादा सेवन कर रहा है, क्रोध कर रहा है, जो भी पित्त के निदान होते हैं, इन सब से क्या होगा, पित्त प्रकोपित होगा, त्वचा रक्त मांस में प्रविष्ट करके सूजन को उत्पन्न करेगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, शीप्रोत्थान प्रश्मो मतलब जल्दी से उत्पन्न होगी, जल्दी से शांत होगी शोथ, वही बात जैसा सेम। वर्ण है काला, पीला, नीला और ताम्रवर्ण। जो शोथ का कलर होगा वो ब्लैक हो सकता है, येलो, ब्लू, ताम्र मतलब कॉपर के टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आए ना तो समझ जाना वो पित्त की बात हो रही है। पित्त में बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं। उसके बाद उष्णता होगी, जहाँ पर शोथ होगी, जहाँ पर स्वेलिंग होगी वहाँ पे कैसा होगा, गरम गरम होगा। दाह होगी, जलन होगी पेशेंट को, और ऐसा फील होगा जैसे धुआं सा निकल रहा है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना भी आएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है स्पर्श उष्णता सहन नहीं होता। अगर जो पेशेंट है उसको पित्तज शोथ है तो स्पर्श मतलब वहाँ पर अगर तुम उसे टच करोगे तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, सहन नहीं होगा, और उष्णता भी उससे सहन नहीं होती है। उसके बाद लक्षण है क्लीनता, गीलापन होगा शोथ में, तृष्णा, प्यास लगेगी पेशेंट को, और पेशेंट जो है वो ज्वर से पीड़ित रहेगा। पित्त नेत्र त्वक मुख, इसका मतलब है कि जो नेत्र है, त्वचा है और मुख है वो पीले कलर के हो जाएंगे पित्तज शोथ में। पूर्वम मध्यात् प्रशूयते, इसका मतलब है कि जो पित्तज शोथ होगी वो मध्य भाग से स्टार्ट होगी, शरीर के मध्य से स्टार्ट होकर फिर बाकी पार्ट्स में फैलेगी। तनुत्वकम, तनुत्वकम मतलब जहाँ पर भी शोथ है वहाँ की जो त्वचा है वो पतली हो जाएगी, पतली सी, तनुत्वकम, और पेशेंट अतिसार से पीड़ित रहेगा, ठीक है, डायरिया रहेगा पित्तज शोथ में। उसके बाद आता है कफज शोथ, वही कारण भारी पदार्थों का सेवन, मधुर, शीत, स्निग्ध द्रव्यों का अधिक कोई सेवन कर रहा है, तो इन कारणों से क्या होगा, कफ प्रकोपित होकर त्वचा रक्त मांस को दूषित करेगा और कफज शोथ को उत्पन्न करेगा। इसके लक्षण होते हैं कृच्छोत्थान प्रश्म, इसका मतलब जो शोथ है वो धीरे धीरे उठेगा और बहुत कठिनाई से शांत होगा, मतलब धीरे धीरे उठेगा और धीरे धीरे शांत होगा, ठीक है। वातज और पित्तज में हमने क्या पढ़ा कि शीघ्र उठेगा और शीघ्र शांत हो जाएगा। शोथ का वर्ण पांडु और श्वेत होगा, जहाँ पर भी पांडु आए हमको समझ जाना है ये कफ का वर्ण है, ठीक है। पांडु को पित्त का वर्ण नहीं लिखना है, पांडु कफ का वर्ण होता है। पांडु मतलब होता है पेल येलो कलर, ठीक है, वाइटिश जो येलो कलर होता है वो होता है पांडु। उसके बाद शोथ में भारीपन, चिकनापन, स्थिरता, कठोरता रहेगी। और उसके बाद एक चीज़ आती है स्पर्शो उष्णम सहश्चेति, मतलब जो पेशेंट है वो उष्णता और स्पर्श को सहन कर सकता है, ठीक है। पित्तज में हमने क्या देखा कि वो स्पर्शता और उष्णता को सहन नहीं कर सकता, लेकिन कफज शोथ में कर सकता है। जो शोथ है वो शीतल, स्थिर, कंटुमान रहेगी, पेशेंट को ईचिंग होगी, पांडु वर्ण की होगी। नी पीड़ितो न उन्नतम अति, इसका मतलब होता है पिटिंग एडिमा, मतलब अगर तुम
कफज शोथ है किसी का और वहाँ पे प्रेस करके हाथ हटाओगे तो वहाँ पे पिट बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा जो धीरे धीरे ऊपर आएगा। इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। ये कफज शोथ का लक्षण है। और वातज में और पित्तज में हमने पढ़ा नॉन पिटिंग, मतलब दबाओगे हाथ हटाओगे तो वो तुरंत ही ऊपर आ जाएगा। उसके बाद कफज शोथ को अगर तुम शस्त्र से या कांटे से छेदोगे, ठीक है, मतलब शस्त्र किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी कांटे से छेदोगे, उसको छेदने की कोशिश करोगे तो उसमें से रक्त नहीं निकलेगा। शोणितम न प्रवर्तते, रक्त नहीं निकलेगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल से अगर कुछ निकलेगा भी तो पिच्छा स्रवती, पिच्छा मतलब कुछ पिच्छिल सा द्रव्य, चिपचिपा सा द्रव्य कुछ निकलेगा उसमें से, ठीक है। उसके बाद साध्यता पे आ जाओ। अगर कोई एडिमा पैरों से, कोई शोथ जो है वो पैरों से स्टार्ट होकर शरीर में फैल रही है, मतलब स्टार्टिंग उसकी पैरों से हुई है और शरीर में फैल रही है, तो वो कृच्छ साध्य होती है। और अगर स्त्री के मुख से शुरू हुई है, कोई फीमेल है, अगर उसके मुख से स्टार्ट होकर भी पूरे बॉडी में फैल रही है तो वो कृच्छ साध्य होती है। और स्त्री और पुरुष के गुह स्थान, मतलब गुदा, योनि, मूत्र इंद्रिय से स्टार्ट होकर कहाँ फैल रही है, संपूर्ण शरीर में फैल रही है। या उपद्रव युक्त है, उपद्रव मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, तो इस टाइप की जो शोथ होती है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है, ठीक है। उसके बाद शोथ के उपद्रव। शोथ के उपद्रव आचार्य चरक ने 7 बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 9 बताए, ठीक है। अब शोथ के उपद्रव के लिए कोटेशन आता है सप्तकोअयम। सप्तकोअयम जो कोटेशन है वो शोथ के उपद्रव के लिए आता है। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने कोटेशंस बताए थे, उसमें एक मैंने बताया था सप्ताह दारुणम। सप्ताह दारुणम किसके लिए बताया था, प्रमेह पीड़िकाओं के लिए बताया था, ठीक है। अब ये 7 उपद्रव कैसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। पहले फीवर होगा, जब फीवर होता है तो खाना खाने का मन नहीं होता, अरुचि, प्यास ज़्यादा लगती है, तृष्णा। ज़बरदस्ती खाना खाएंगे तो वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है या अतिसार हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। श्वास की भी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है ज्वर में, और इन सब की वजह से क्या होता है, दुर्बलता आ जाती है, ठीक है। तो ये 7 याद रखने। उसके बाद हमने शोथ के स्टार्टिंग में मैंने बताया शोथ के प्रकार अगर कोई पूछे आचार्य चरक के अनुसार तो वो 3 होते हैं, वातज, पित्तज और कफज, ठीक है, वही याद रखने हैं। उसके अलावा हमें ये कुछ ध्यान देने हैं शोथ के टाइप्स। एकविध शोथ होती है, ठीक है। उच्चेद, उच्चेद मतलब होता है कि एलिवेटेड, मतलब कहीं पर भी सूजन होगी, शोथ होगा तो वहाँ का जो पार्ट है, पोर्शन है, वो सूज जाता है, ऊपर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो एकविध शोथ होती है उच्चेद। द्विविध में आती है निज और आगंतुज। त्रिविध में आती है वात, पित्तज, कफज। चतुर्विध में आती है वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सप्तविध में आती है वात, पित्त, कफज और द्वंद्वज भी आती है, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और सन्निपातज। अष्टविध शोथ में वो 7 ऊपर वाली, वात, पित्त, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज, और एक आती है आगंतुज, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से शोथ के कितने प्रकार होते हैं ये हमने देखा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं एक देशीय शोथ, ठीक है। ये एक देशीय शोथ मतलब क्या होता है, एक देशीय शोथ मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक स्थान पे अगर शोथ होगी तो उनके अलग अलग नाम आचार्य ने बताए हैं, ठीक है। तो वो टोटल हमें 19 बताए। सबसे पहले आता है उपजीविका। उपजीविका में कफ कुपित होता है और वो कहाँ पर जाकर स्थिर होता है, जीवामूल में। जीवामूल में जाकर स्थिर होगा, वहाँ पे शोथ को उत्पन्न करेगा, ये होती है उपजीविका, ठीक है। जो स्वेलिंग होगी, जो शोथ होगी वो कहाँ पर होगी, जीभ के ऊपर होगी, ठीक है। उसके बाद एक आता है अधिजीविका, ठीक है, अधिजीविका। अब जो अधिजीविका होता है इसमें जो शोथ होती है वो जीभ के नीचे होती है, ठीक है, जीभ के नीचे। अब इसमें एक चीज़ है, ये ऐसा आचार्य चरक बताते हैं, ठीक है। आचार्य चरक कहते हैं जो उपजीविका है उसमें कफ कुपित होगा, जीवामूल में जाकर शोथ को उत्पन्न करेगा, मतलब जीभ के ऊपर जो शोथ है, स्वेलिंग है, उसको उत्पन्न करेगा, ये उपजीविका हो गई। अधिजीविका क्या होती है, जिसमें जीभ के नीचे शोथ उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हम आचार्य सुश्रुत की अगर बात करें तो आचार्य सुश्रुत ये कहते हैं कि जो उपजीविका है इसका उल्टा कहते हैं, बेसिकली आचार्य सुश्रुत इसका उल्टा कहते हैं। कैसे, वो कहते हैं उपजीविका में जीभ के नीचे स्वेलिंग होगी और अधिजीविका में जीभ के ऊपर शोथ उत्पन्न होगी या स्वेलिंग होगी, उल्टा। आचार्य चरक कहते हैं उपजीविका में जीभ के ऊपर होगी और अधिजीविका में जीभ के नीचे। आचार्य सुश्रुत उल्टा कहते हैं।
और दूसरी एक चीज़ आचार्य चरक कहते हैं कि उपजीविका आदिजीविका दोनों में कफ कुपित हो रहा है, ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत कहते हैं कफ और रक्त कुपित होता है। क्या कुपित होता है? कफ और रक्त। अभी तो हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें यही आचार्य चरक का ही दोष याद रखना है। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में अगर नॉर्मल पूछा जाए, अगर ऐसे स्पेसिफाई किया जाए कि आचार्य चरक के अनुसार बताओ, तो हमें बताना है कि कफ होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं बताया जाए, सिर्फ पूछा जाए उपजीविका और अधिजीविका के दोष बताओ, तो हमें कफ और रक्त चूज करना पड़ता है। आचार्य सुश्रुत का सही मानते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर चाहो तो ये एक्स्ट्रा था, छोड़ सकते हो, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है बुक के अकॉर्डिंग कि उपजीविका में कफ कुपित होता है, जीवा मूल में शोथ होती है जीभ के ऊपर। उसके बाद आता है गलशुंडिका, इसमें कफ प्रकुपित होता है और फिर वो क्या करेगा, काकल व्यव तिष्ठति, डेट मीन्स, काकल मीन्स होता है तालु प्रदेश। तालु मतलब होता है पैलेट वाला रीजन, जो हमारी टंग के ऊपर होता है ना, पैलेट वाला रीजन, उसको बोलते हैं तालु में। वहाँ पर शोथ को उत्पन्न करेगा तो गलशुंडिका। अब गलगंड में भी कफ प्रकुपित होगा, अब वो कहाँ जाकर बैठेगा, गल बाहे व तिष्ठते। तिष्ठते मतलब होता है बैठना, स्थिर होना। तो वो गले के बाहर, गल बाहे, गले के बाहरी भाग में शोथ उत्पन्न करेगा धीरे धीरे, ठीक है, गले के बाहर धीरे धीरे शोथ उत्पन्न करेगा, तो होता है गलगंड, मतलब गोइटर से इसको कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है गलग्रह। गलग्रह में भी कफ प्रकुपित होगा और वो गले के भीतर संचित होगा, गले के अंदर जाकर संचित होगा और वहाँ पर शोथ उत्पन्न करेगा शीघ्र, मतलब जल्दी से शोथ उत्पन्न करेगा, तो वो गलग्रह। अब देखो, अभी हमने जो 4 पढ़े हैं, कौन से उपजीविका, गलशुंडिका, गलगंड और गलग्रह, इन चारों में क्या हो रहा है, कफ प्रकुपित हो रहा था। अब हम आगे आते हैं विसर्प में, ठीक है। अब विसर्प में ध्यान से देखो, जो पित्त है वो कुपित होगा, ठीक है, पित्त कुपित हुआ, वो जाकर किससे मिलेगा, रक्त से जाकर मिलेगा। फिर ये जाएंगे त्वचा में और त्वचा में जाकर फैल जाएंगे, त्वची सर्पति, ठीक है, त्वची सर्पति मतलब सर्प के जैसे, सर्प मीन्स होता है सांप, सांप के जैसे एकदम फास्ट फास्ट फैल जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसका नाम विसर्प है। और फिर वो लाल रंग का शोथ उत्पन्न करेंगे, रेड कलर की स्वेलिंग को उत्पन्न करेंगे, ये होता है विसर्प। क्या हुआ, कुपित पित्त रक्त से मिला, फिर वो त्वचा में जाके फैल गए। फिर आता है पीड़िका। पीड़िका में क्या होता है, पित्त कुपित होगा, वो जाएगा त्वचा और रक्त में, कहाँ जाएगा, त्वचा और रक्त में जाएगा, वहाँ पर जाकर स्थिर हो जाएगा। त्वची रक्तेव तिष्ठति, तिष्ठति मतलब मैंने बताया स्थिर हो जाना, कहीं पर जाकर बैठ जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, कुपित पित्त त्वचा और रक्त में जाकर स्थिर हो गया है, बैठ गया है, और यहाँ पर भी वो लालिमा के साथ शोथ उत्पन्न करेगा, इसको पीड़िका बोलते हैं। उसके बाद आता है 7 to 10, मतलब 7, 8, 9, 10, तिलक, पिप्पलू, व्यंग और नीलिका। इसमें पित्त प्रकुपित होगा, त्वचा में जाएगा, रक्त से मिलेगा और वहाँ पर जाकर सूख जाएगा, ठीक है, शुष्यति, ठीक है, शुष्यति मतलब सूख जाएगा। अब अगर वो सूखेगा और अगर वो काले तिल के समान त्वचा में काले दाग को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, काले तिल के समान किसको उत्पन्न कर रहा है, त्वचा में, स्किन पे काले दाग को उत्पन्न कर रहा है, जो तिल होते हैं ना, उसको तिल कहते हैं। अगर वो हाथ पैर पीठ कहीं पे भी लालिमा लिए सूजन को ला रहा है, ठीक है, रेडिश सी स्वेलिंग ला रहा है, तो उसको पिपलू बोलते हैं। और किसी भी भाग में काला धब्बा जो होता है, बड़ा सा काला धब्बा फैलने लग जाता है, मतलब एक बड़ा सा ब्लैक कलर का स्पॉट है, वो और बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, फैल रहा है, उसको व्यंग बोलते हैं। और कोई बहुत अधिक काला या नीले कलर का दाग हो गया है, स्पॉट हो गया है, उसको नीलिका बोलते हैं, ठीक है। अब देखो विसर्प में क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, विसर्प में क्या हो रहा था, जो पित्त है रक्त के साथ मिलकर त्वचा में फैलने का काम कर रहा था। पीड़िका में क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है, इधर सर्प्यति, तिष्ठति, शुष्यति, बस इतना ही डिफरेंस है। विसर्प में फैल रहा है, पीड़िका में स्थिर हो रहा है, जाकर रुक जा रहा है, और इसमें तिलक, पिपलू, व्यंग और नीलिका में सूख जा रहा है, यही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पित्त और रक्त थे, ठीक है, अब यहाँ पे अकेला पित्त आ जाएगा, शंखक। इसमें पित्त प्रकुपित होगा दोनों शंख स्थानों में, शंख्योर्व तिष्ठते, दोनों शंख स्थानों में जाकर बैठ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और कष्टप्रद शंखक रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें अकेला पित्त प्रकुपित होकर दोनों शंख स्थानों में जाकर स्थिर हो जाएगा और शंखक रोग को उत्पन्न करेगा। अब इसके बाद इसमें एक कोटेशन आता है, आचार्य चरक कहते हैं त्रिरात्रु जीवितम हांति, डैट मीन्स कि जिसको शंखक रोग होगा ना, वो इंसान सिर्फ 3 दिन तक ही जिंदा रह सकता है, 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु होना निश्चित है, ठीक है।
अगर वो 3 दिन के बाद चौथे दिन भी ज़िंदा रह जाता है, अगर इन केस अगर कोई पेशेंट जिसको शंका है वो 3 दिन के बाद चौथे दिन भी ज़िंदा है, तो अगर वैद्य को उसकी चिकित्सा करनी है तो उसको पहले क्लियर करना है कि आप बचोगे नहीं, उसके बाद ही चिकित्सा प्रारंभ करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। पहले क्लैरिटी देनी है कि नहीं बचने के चांसेस हैं कुछ भी, ठीक है? उसके बाद आचार्य चरक शंका के लिए एक और चीज़ बोलते हैं कि अगर 1000 वैद्य 1000 मतलब 1000 डॉक्टर्स वैद्य अगर आपस में मिल जाएं और सोचें कि हम मिलकर शंखक को ठीक करें, तो वो साथ में मिलकर भी शंखक को ठीक नहीं कर सकते, इतना डेंजर होता है। उसके बाद कर्णमूल शोध पे आ जाओ। पित्त कुपित होगा इसमें भी, और वो कर्णमूल में जाकर मम्प्स होता है ना, मम्प्स वैसा, तो कुपित पित्त कर्णमूल में स्थित हो जाएगा और पहले फीवर होगा, पहले ज्वर को उत्पन्न करेगा, बाद में शोथ उत्पन्न करेगा, बाद में स्वेलिंग होगी, ठीक है? ये भी मृत्यु कारक होता है। उसके बाद ये पित्त के सारे खत्म हो गए। अब प्लीहा वृद्धि, वात कुपित होगा। प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीनोमेगेली, मतलब स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। इसमें क्या होगा, जो वात कुपित हो गया वो प्लीहा को अपने स्थान से थोड़ा हटाकर खुद स्थित हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है? और वाम पार्श्व में वेदना के साथ जो प्लीहा है वो बढ़ जाती है, मतलब स्प्लीन जो है वो बढ़ने लगेगा साइज में, और लेफ्ट साइड में पेन होगा। गुल्म कुपित वात गुल्म स्थान में अपना स्थान बना लेती है। गुल्म स्थान मतलब पूरे गट में, एलिमेंट्री कैनाल में, कहीं पर भी। शोथ और शूल होगा, स्वेलिंग होगी और पेन भी होगा, गुल्म की उत्पत्ति होगी। वृद्धि रोग, वृद्धि रोग मतलब इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है, हर्निएशन। अगर कुपित पित्त शोथ और शूल करके संचरण करता है, ठीक है, शोथ मतलब स्वेलिंग भी होगी, दर्द भी होगी, और वायु संचरण करेगी मतलब मूवमेंट करेगी। फिर वो मूवमेंट करके कहाँ से कहाँ जाएंगी, वंक्षण से वृक्षणों में जाएगी, ठीक है? वंक्षण मतलब होता है इंग्वाइनल रीजन, वहाँ से कहाँ जाएगी, वृक्षणों में। वृक्षण मतलब स्क्रॉटम में, तो इंग्वाइनल से स्क्रॉटम की तरफ जाएगी और फिर किसको उत्पन्न करेगी, वृद्धि रोग को। उसके बाद आता है उदर रोग। इसमें भी प्रकुपित वात त्वचा और मांस के बीच में स्थिर होगा और कुक्षी में शोथ को उत्पन्न करेगा, तो उदर रोग की उत्पत्ति होगी। फिर आता है आना, इसमें वात प्रकोपित होगा, कुक्षी में स्थिर होगा, ठीक है? उदर रोग में त्वचा और मांस के बीच में स्थिर हो रहा है। आना में कुक्षी में स्थिर होगा, न ऊपर की तरफ जाता है न नीचे की तरफ, मतलब जो वायु है वो कुक्षी प्रदेश में रुक जाएगी, न ऊपर जाएगी न नीचे जाएगी, वो होता है आना। उसके बाद होता है अधिमांस अर्बुद। अधिमांस अर्बुद मतलब जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं। अब जो ट्यूमर्स होते हैं वो हर जगह पे अलग अलग होते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पर भी होंगे उनका अलग नाम होगा, स्किन में है तो अलग, नोज में है तो अलग, थ्रोट में है तो अलग, हर जगह अलग। तो अपने अपने विशिष्ट स्थान नाम रूप वाले होते हैं, मतलब सबका अपना अपना पर्टिकुलर स्थान होता है, नाम अलग होता है, रूप अलग होता है। और बेसिक एक सामान्य लक्षण होता है शोथ या उत्सेद होना। उत्सेद मतलब अगेन एलिवेशन होना, जहाँ पर भी ट्यूमर होगा वहाँ पे एलिवेशन होता है, वहाँ की स्किन, वहाँ का एरिया थोड़ा सा उठ जाता है, उत्सेद होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, ये बेसिक है। उसके बाद लास्ट आता है रोहिणी, इंपॉर्टेंट है। कुपितास्त्र है, कुपितास्त्र है मतलब कि इस रोहिणी में तीनों दोष कुपित होंगे, ठीक है, वात पित्त कफ तीनों एक साथ कुपित होते हैं। कहाँ पर जाकर स्थिर होंगे, जीवा मूल में। जीवा मूल्य तिष्ठन्ते, तिष्ठन्ते मतलब एक जगह पे जाकर बैठ जाना। कहाँ पर जाकर बैठेंगे, जीवा मूल में। फिर बढ़कर क्या करेंगे, विदाह और बहुत सारी वेदना, बहुत सारा पेन होगा, जलन होगी, बहुत भयंकर शोथ को उत्पन्न करेंगे, ये भी एक मृत्यु कारक रोग है। इसके लिए भी आचार्य चरक कहते हैं त्रिरात्रम परम, त्रिरात्रम परम, डेट मीन्स जो पेशेंट है वो 3 दिन तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है? त्रिरात्रम परम, ये याद रखना है। अगर वो शंखक वाला भूल भी जाओ तो चलेगा, लेकिन रोहिणी का नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिरात्रम परम, 3 दिन तक ही जिंदा रहता है पेशेंट। उसके बाद आता है साध्य। साध्य से व्याधि भेद। जो व्याधि है वो 2 टाइप्स की होती है, साध्य असाध्य। साध्य मतलब जो ठीक हो जाए, असाध्य मतलब जो ठीक नहीं हो सकती। अब जो साध्य होती है वो अगेन 2 टाइप्स की होती है, सुख साध्य या कृच्छ साध्य। मृदु साध्य, दारुण साध्य, उनके नाम है। सुख साध्य मतलब जो इजीली ठीक हो जाए, थोड़ी सी दवाई गोली, थोड़ा सा चिकित्सा करोगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। दारुण मतलब, दारुण साध्य या कृच्छ साध्य मतलब जो थोड़ी मुश्किल से ठीक हो, ठीक है, जैसे अग्निकर्म करना पड़े, शस्त्र कर्म करना पड़े, तो वो कृच्छ साध्य। असाध्य में 2 आते हैं, याप्य और प्रत्याख्य या अनुपक्रम। याप्य मतलब ऐसा कोई डिसीज जिसको तुम ट्रीट कर रहे हो तो पेशेंट जिंदा रहेगा, लेकिन उसको उस रोग के साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जब तक वो जिएगा तब तक वो रोग उसको रहेगा। उसके बाद प्रत्याख्य या अनुपक्रम मतलब क्या होता है कि वो असाध्य है, मतलब
पेशेंट का मरना फिक्स है, उसको कुछ नहीं कर सकते हम डिजीज़ को, ठीक है, वो होता है याप्य। उसके बाद जो रोग होते हैं वो असंख्य होते हैं, एवापि अपरिसंख्य, ठीक है। एवा अपरिसंख्य मतलब होता है कि संख्या से परे, मतलब जिसको हम काउंट नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट रोग हो सकते हैं। तो ये जो एव अपरिसंख्य है, ये आचार्यचरक रोगों के लिए कहते हैं। आचार्य सुश्रुत यही चीज़ एव अपरिसंख्य जो कहते हैं, ये पदार्थ के लिए कहते हैं। आचार्य चरक ने ये रोग के लिए बोला है, आचार्य सुश्रुत ने यही चीज़ पदार्थ के लिए बोली है कि जो पदार्थ है वो असंख्य हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो हर रोग होता है, जो भी रोग होता है, उसके निदान, वेदना, रंग, स्थान, लक्षण और नाम के भेद से बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आचार्य चरक हमसे कहते हैं कि अगर इन केस तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, कोई भी पेशेंट आया और उसके जो सिम्टम्स है, उसको जो रोग है, अगर तुम उसका कोई नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या तुम्हें नहीं पता उसका नाम, तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम हर रोग को कोई नाम बता सको, हर रोग का कोई नाम तुम एकदम क्लियर कर सको कि यही रोग है, क्योंकि रोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर एक ही दोष है, समझ लो वात है, अगर वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर प्रकोपित हो रहा है तो उस रोग का नाम अलग अलग हो जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर रोग को एक नाम दे सकें, ठीक है। उसके बाद आता है 3 परीक्षणीय विषय। अब किसी भी रोग को अगर तुम्हें ठीक करना है तो तुम्हें बेसिक 3 बातें ध्यान रखनी है कि प्रकृति, अधिष्ठान और रोगजनक विशेष कारण। प्रकृति मतलब कौन सी प्रकृति का जो रोग है वो कौन सी प्रकृति का है, कौन से दोष वाला है, जो पेशेंट है वो कौन सी प्रकृति का है। अधिष्ठान मतलब वो जो दोष प्रकोपित हुए हैं, उन्होंने कहाँ पे अपना अधिष्ठान बनाया है, कहाँ पे अपनी जगह बनाई है, कहाँ पे रोग उत्पन्न किया है। रोगजनक विशेष कारण मतलब किन रीजंस की वजह से वो रोग उत्पन्न हुआ है, क्या निदान है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आता है प्राकृत वात, प्राकृत पित्त और प्राकृत कफ के कर्म आते हैं। ये श्लोक तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्रिया शारीर में ज़रूर याद किए ही होंगे, ठीक है, और नहीं किए हैं अगर तो इनको याद करना, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्राकृत वात के कर्म क्या होते हैं? उच्छा, वसानी, श्वास चेष्टा, धातु गति समा, समो मोक्षो गतिमता, वायु कर्म विकारजम। अब वात के प्राकृत नेचुरल अगर बात है तो क्या होगा, किसी भी कार्य में उत्साह होगा, मतलब कोई भी कार्य करोगे तो एक्साइटमेंट से करोगे, वो वात की वजह से होता है, ठीक है। सांस लेना और छोड़ना ये भी वात का काम है। शरीर, वाणी और मन की क्रियाओं का होना ये भी वात का काम है। रस आदि धातुओं का अपने पोष्य धातु के प्रति गमन करना। गतिशील मूत्र, पुरुष, श्वेत, आर्तव, इन सब का ठीक से बाहर निकालना, ये प्राकृत वात के कर्म है। प्राकृत पित्त के कर्म दर्शनम, पक्ति, रुक्ष्मा च, श्रुत तृष्णा, देह मार्दनम, प्रभा प्रसादो मेधा च, पित्त कर्म विकारजम, ठीक है। अब पित्त के बेसिक काम क्या है? नेचुरल देखना, भोजन को पचाना, शरीर में उष्णता का नियमित रहना, मतलब टेम्परेचर को मैनेज करना, मेंटेन करना, भूख लगना, प्यास लगना, शरीर में कोमलता बना रहे, जो शरीर है वो कोमलता युक्त रहे, ठीक है, कोमल रहे, कांति, मन की प्रसन्नता, धारणा शक्ति, व्यवस्थित रहना, ये सब प्राकृत पित्त के कर्म है। उसके बाद प्राकृत कफ के कर्म स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम भ्रष्टाबलम क्षमा धृति लोभश्च कफ कर्म विकारजम। कफ के क्या कर्म होते हैं? शरीर में स्नेह बनाए रखना, संधियों का बंधन ठीक है कि नहीं, जो जॉइंट्स हैं वो ठीक से जुड़े हुए हैं कि नहीं, उनको ठीक रखना, शरीर में स्थिरता, भारीपन, पौरुष शक्ति, बल, क्षमा, धैर्य को ठीक रखना और लोभ न करना, ये प्राकृत कफ के कर्म है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों श्लोक, और फर्स्ट ईयर में तुम सभी ने याद किए होंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद अगर कोई दोष कम हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्षीण हो गए? वो जो भी दोषों के प्राकृत कर्म है, जो भी दोषों के प्राकृत कर्म है वो कम हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो दोष है वो कम हो गए हैं। कैसे पता चलेगा वृद्धि हो गई है? जो कर्म वो कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, बॉडी में ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोषों की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए हो तो तुम मुझे है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की है मैंने, और नंबर भी शेयर किया है, तो तुम लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।